कर दूं रब? हो गया बेटा। पीछे। तैयार। देखो जरा, वेक्टर फॉर्म का यूज हम लोग कैसे, पहले हमें ये पता हो। जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा, एक वेक्टर ये लगा, एक वेक्टर ये लगा और एक वेक्टर ये लगा, और तीनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, इक्वल। और इनके बीच एंगल कैसा है, 120 माने इक्वल। तो नेट वेक्टर बन जाएगा कैसा, जीरो, माने इक्वल वेक्टर अगर इक्वल एंगल पर लगे होंगे तो नेट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अच्छा, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन मुझे ये दिया, when three equal charges are placed at each vertices of the equilateral triangle। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, एक क्यू ये रखा हुआ, एक क्यू ये रखा, एक ही सेंट्रॉइड पर इलेक्ट्रॉन रख दिया, एट व्हाट वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, एक चीज। दूसरा, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर, एक चार्ज ये रखा, एक ये रखा और एक ये रख दिया, चार चार्ज रख दी, बीच में कोई स्मॉल पार्टिकल रखा क्यू, देन एट व्हाट वैल्यू ऑफ द नेट फोर्स। कभी पेंटागन बना दिया, कभी हेक्सागन बना दिया, कभी कुछ भी बना दिया, मान लो रेगुलर हेक्सागन ले लिया, माने सारी साइड इसकी कैसी होती, इक्वल होती, पड़ा होगा बेटा। ये सेंट्रॉइड, हेक्सागन में ईच कॉर्नर को मिलाने पर ये ओ है, ये डिस्टेंस सारे कॉर्नर की सेंट्रॉइड से सेम होती है। हम अगर इसे मिला दें, ये भी सेम, हम इसे मिला दें, माने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, एक ये बना, एक ये बना, ऐसे 6 बन जाते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन के बारे में पता चल गया कि सेंट्रॉइड से हर एक कॉर्नर की साइड, अगर ये ए साइड का है तो ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड ए। खैर, इस वाले पर पहले गौर किया कि इस वाले ने कहा फोर्स लगा, मैंने कहा ये तो पॉजिटिव है, तो ये वाला तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले को ये अपनी और नेगेटिव को कहां करेगा, खींचेगा ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिस। ठीक, प्रोडक्ट वही होगा डिस्टेंस सेंट्रॉइड से, यही। ऊपर वाला का देख लो भाई, आप कहेंगे यार ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी अपनी ओर खींच रहा है और ये वाला भी अपनी ओर। क्या ये सारे फोर्स सेम होना चाहिए, सेम तो होंगे। अब अगर सेम है तो नेट फोर्स हमारा, अब इक्वल वेक्टर इक्वल एंगल पर सारी एंगल भी इक्वल है, तो कितना बनेगा नेट फोर्स, जीरो। सॉल्व ही नहीं करना, यहाँ तो देखने से ही समझ, इसने इसे धक्का दिया, उसने इसे धक्का दिया, सेम धक्का, तो नेट धक्का जीरो। इसी तरह इसने जीरो, या आप ऐसा कर लो, इक्वल वेक्टर, एक वेक्टर ये, एक ये, एक ये, एक ये, इक्वल वेक्टर इक्वल एंगल पर लगे, 90 90 पर लगे, नेट वेक्टर कैसा हो गया। इसी तरह यहाँ कॉर्नर पर मैंने लग दिया क्यू, 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 और बीच में रख दिया मान लो कैपिटल क्यू, ये। तो नेट फोर्स कैसा हो गया, अरे भाई इसने इसके वाले को कैंसिल कर दिया, इसने इसके वाले को कैंसिल कर दिया, लेकिन अगर यहाँ 2Q कर दिया जाए तो मुश्किल होगी, माने अब जीरो नहीं होगा। ये वेक्टर एफ है, ये वेक्टर एफ है, दोनों जब भी 120 पर हो तो रिजल्टेंट एफ ही आता है। दो वेक्टर अगर 120 पर हो, बराबर के दो वेक्टर हो, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आएगा। वेक्टर में पढ़ा ये चीज, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, उतना। अच्छा, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट हमेशा दोनों बराबर बीच में जाएगा, इक्वल है तो बीच में जाए, एंगल 120 है तो 60 पर जाएगा, ये इधर लगेगा तो नेट फोर्स होगा दिस माइनस दिस, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करने पर यही होता है। चलो मेरा तो क्वेश्चन ये था, छोड़ दो, इतना, ये वाला इतना, तीनों एक बार लिख लो।
लिखो या भाई अगर तुम काहे वो गर्मी पड़ रही है। रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं उसको। देखो ये क्वेश्चन अपने मन से बना के लिखना, मैं बता दूं, तरीका बता दूं, घर पे जाना और क्वेश्चन बना के लिखना आपको, ठीक। जैसे इक्वल चार्जेस थे बीच सेंट्रॉइड पर, कोई रखा तो मैंने कुछ भी रख दूं, सेंट्रॉइड पर प्लस रखूं तो भी वही बात, माइनस रखूं तब भी वही बात। अगर ये माइनस था तो ये लगा था, प्लस होता तो ये कहाँ लगता, इधर लग जाता, ये वाला इधर लगा देता और ये वाला अपोजिट ही, तो नेट कैसा हो जाए, अभी भी जीरो होता। खैर ये हो सकता है, लेकिन अगर इन तीनों में से ये सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी ये निकालना पहला, मतलब कोई न्यूमेरिकल बड़ा आ गया आप लोगों को डिस्टेंस पता कर ले। यहां से मैंने इस पर परपेंडिकुलर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, दिस इज द 90 एंगल। चलो मैंने कहा यार इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक चीज पड़ी है कि एंगल सारे 60-60 के होते हैं। अगर ये 60 का है तो ये मान लो ये लेंथ हमारी एल इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो आप कहते हैं सर ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस होगी कितनी, L/2। तो ये एंगल कितना हो गया 30, क्योंकि भैया 60 होता आधा होगा 30। अच्छा फिर मैंने कहा ये डिस्टेंस निकालनी है तो कॉस लगा दी, कॉस 30 इज इक्वल बेस माने L/2 अपॉन हाइपोटेनियस हमें निकालना है, मान लो ये एक्स मान, क्या मान लिया एक्स। तो एक्स इक्वल हो जाएगा L/2 अपॉन cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या पड़े हो, √3/2। अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे अगर कोई इक्विट्रायंगल है, इक्विट्रायंगल के सेंट्रॉइड से ईच कॉर्नर की डिस्टेंस L/√3 होती, साइड का 1/2। समझ गए। आपको ये अगर निकालना हो तो आप ऐसे निकाल लेंगे L/√3, कभी ये जरूरत पड़ेगी। अरे तो यार साइन लगा दो परपेंडिक, साइन थीटा के सामने साइन, साइन थीटा इक्वल कितना बनेगा, ये वाली डिस्टेंस मान लो y अपॉन L/2। L/2 इधर ले आए, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कितना बनेगा। अगर ये डिस्टेंस की बात करेगा तो L/4, अगर ये डिस्टेंस की बात करेगा तो L/√3। ठीक। अच्छा अब न्यूमेरिकल आप घर बनाएंगे, इसके दो तीन न्यूमेरिकल लगाना है आपको। एक, दो, तीन, तीन कॉर्नर बने। एक मिनट एक चीज और बता दू बेसिक, एफ फोर्स लगा, एफ फोर्स लगा, एफ फोर्स लगा, नेट फोर्स कितना हुआ। कैसे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एक फोर्स ये है एक फोर्स ये, बेटा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कितना है, दो फोर्सेस के बीच का एंगल, मैंने कहा इन दोनों पर जो वर्क कर रही कितना होगा। वैसे तो ये 60 होता है इक्विलेटरल में, 120 कैसे, इस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं, इसे आगे एक्सटेंड कर दो, इस वाले को आगे एक्सटेंड कर दो, इस वाले को आगे एक्सटेंड कर दो। अब ये पॉइंट दोनों या तो एरो बाहर जाए, एंगल ये होगा इनके बीच, या दोनों एरो अंदर आए, एक अंदर एक बार जहां पर ये इंटरसेक्ट करते वहां से आप आउटवर्ड या इनवर्ड देखेंगे, ठीक। तो 120, ये भी 120, ये भी 120, ये कहां से 120, अरे अरे कहाँ चला गया यार, ये 120। अगर इसको किसी एक पॉइंट, एक फोर्स लगा ये, दूसरा फोर्स 120 पर लगा लो ये, तीसरा फोर्स भी 120 पर लगा ये, इक्वल वेक्टर इक्वल एंगल पर नेट वेक्टर कैसा हुआ, अभी भी जीरो। समझ रही हो।
ये वेक्टर ऐसे भी हम लोग इनके टेल टेल कनेक्ट कर दो, सबकी जो डायरेक्शन वो बनी रहने दो, टेल टेल कनेक्ट कर दो, आप कहते भैया नेट वेक्टर जीरो। लेकिन अगर ये कह दे 2f तो फिर मुश्किल होगी, तो फिर जीरो नहीं होगा। फिर क्या होगा, आप कह देंगे सर ये वाला कौन सा था, 2f था, तो ये बड़ा बनाओ थोड़ा। आपने कहा सर ये एफ है ये एफ है। अच्छा, दो वेक्टर 120 पर होते नेट उनका एफ ही तो बनेगा। बता चुके हैं हम, दो वेक्टर 120 पर हो इक्वल तो उनका नेट भी कितना बना। अब आप बना देंगे 2f में से एक एफ गया तो बचा नेट एफ। तो समझ आया, ये चीज ऐसी समझना। मान लो कि अलग अलग होते, एक एफ, दूसरा 2f छोटा बना, और तीसरा 3f। लो, अब इनका नेट निकालना हो, एक डॉटेड लाइन वर्टिकल बनाओगे, ये 90 है, 120 में ये कितना बना, 30। अब आप कह दो सर इस 2f के दो कॉम्पोनेंट, 2f कॉस 2f साइन, ये वाला ये भी एंगल हमें पता चल जाएगा भाई 120 होता है, 90 हटा दो, ये कितना जो भी बना, तो 2f 3f समथिंग 3। एक्स एक्स वाले को प्लस में और माइनस को आई कैप लगा के, वाई वाई वाले में नेट निकाल के आई कैप जे कैप लगा के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता। ठीक, चलो हमें तो यहां पढ़ना था। नेट कितना हो गया, जीरो। अगर मैं आपसे यहां पर कह देता भाई ये इसको लिख दो 2q, इसको लिख दो 2q, अब नेट कितना होगा, अभी भी जीरो। इस वाले ने इस वाले को कैंसिल ही कर दिया, मैं कहता माइनस कर दिया, अब कितना होता नेट। क्वेश्चन कई सारे इसी में हो रहे हैं, बात समझना पहले। हाँ है? जीरो कैसे, इस वाले का इक्वल है, इसने अपनी इसने धक्का दिया, इसने इधर धक्का, दोनों धक्का कैंसिल, जीरो मान लिया। इस वाले पर आ जाओ, प्लस वाले ने क्या किया, धक्का दिया, मान लो इधर लग गया, और इसने अट्रैक्ट किया, तो ये तो यार डबल हो रहा ना, ये तो माइनस है, खींचेगा, ये प्लस है, धक्का देगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे। समझ आ गई बात। लेकिन आप ये जोड़ेंगे, अगर वो वेक्टर फॉर्म में दे रहा होगा तो ये 45 डिग्री होगा, कॉस साइन करके आई कैप जे कैप लगा देते। ठीक, हाँ ऐसे अगर आपको कोई दिख जाए, मान लो कि ये दिया क्यू माइनस क्यू, एक प्लस दिया, बाकी माइनस क्यू, नेट फोर्स पूछा गया इस पर। हाँ, तुम बताओ, नेट फोर्स कहाँ होगा, किधर होगा, तो बता बेटा शिवा। सिर्फ नहीं है, इसने इसने इसको अटैक किया, इसने इसको, जो दोनों कैंसिल हो गया, हटाओ इन दोनों, कोई मतलब ही नहीं है। इस वाले ने अपनी ओर खींचा, माइनस है ना, खींचेगा, ये इसे धक्का देगा, दोनों जुड़ गए कि नहीं। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, ये वैल्यू टोटल तो होता है क्या, ए बाई ए रूट टू, आधा कर दो, ए रूट टू बाई टू यानी ए बाई रूट टू, ये डिस्टेंस पता चल गई, डायगोनल का हाफ, फोर्थ वैल्यू आई, जब डिस्टेंस पता चल गई तो फोर्थ निकाल सकते हैं, 1/4 नॉट Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, एक नोट कर लो। अच्छा एक मिनट रुको, प्लस प्लस माइनस बोलो, कैपिटल क्यू पर, बताओ नेट फोर्स। एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक छोड़ के एक। यस, है शिवा। अच्छा एक बात बताओ, ये तीन मैंने हटा दिए अभी, एक दो तीन, माइनस तीनों है, इक्वल ये अपनी ओर खींच रहा होगा, ये अपनी, इनका तो कैंसिल हो रहा है तीनों का, इक्वल वेक्टर इक्वल एंगल पर, ये प्लस तीन लगा दिए, यही सिचुएशन, ये धक्का दे रहा है, ये इधर धक्का दे रहा है, ये इधर धक्का, ये तीनों के इक्वल वेक्टर इक्वल एंगल पर, देन नेट जीरो। समझ गए, तो इसको सॉल्व भी नहीं करना, हमको देखना और बस आंसर निकाल के रख देना। सेंटर पर कोई रख दिया, साइड उसकी ये है, एक रखा क्यू, एक रखा क्यू, एक रखा माइनस क्यू, बीच में रख दिया इलेक्ट्रॉन, बाकी खाली रख दिया। बोलो कहाँ लगेगा, कितना लगेगा,
एक एक करके देखा करो। देखो देखो, ये वाला तो प्लस है, ये वाला तो माइनस है, प्लस वाला क्या करेगा, खींचेगा अपनी ओर, एट्रैक्शन। अच्छा तो मैं वैल्यू निकालनी हो तो तुम कहते हो भैया के क्यू, क्यू माने क्यू ई अपॉन आर, मतलब जो साइड है वही तो बनती है, मैग्नीट्यूड तो यही होगा, बहुत आसान है ये तो। अच्छा, के क्यू इंटू ई अपॉन ए, इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, एक है एक, इसने इसे धक्का दिया। अच्छा मैग्नीट्यूड में सारे तो सेम होंगे, डिस्टेंस सबकी सेम और क्यू भी सबका सेम, ये तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सॉरी सबका यही होगा। आप कहते हैं भैया दो फोर्थ लगे ये 120 पर, इन्हें हटाओगे तो एक ही बन जाएगा एफ, इसी डायरेक्शन में, हो गया 2F। दो वेक्टर 120 पर है, बराबर है, तो इनका नेट इनके बीच में कहीं इधर आ गया, ऐसे सॉल्व कर लो। देखने में तो मैं लग सकता है लेकिन होता इजी। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक ना, आगे बढ़े। तो यहाँ पर वेक्टर पे ध्यान देना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यही हमारा उसमें भी हो सकता है, ग्रेविटी वगैरह में, यही हमारा उसमें हो सकता है, मैग्नेटिज्म में, तो करंट कैरिंग वायर वगैरह जो पढ़ते फोर्स उसमें, तो सारा का सारा हम लोग ऐसे वेक्टर देखना कौन सा वेक्टर है। अब इसमें और भी क्वेश्चन कई सारे कराते जाएं, या फिर हम आपको वो दे देंगे शीट, तो उसी से कर लेना, या तुम्हारे पास तो होगी होगी। वेक्टर समझ आ गया, फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी कैसे सॉल्व कर दी ये भी हमको पता चल गया। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फील्ड मतलब कहने का एनर्जी है, जैसे कोई चार्ज, ये चार्ज है तो इसके चारों ओर इसकी एनर्जी फैली पड़ी। अच्छा कहां तक फैली पड़ी है, इनफाइनाइट तक। कहां तक, तो मुझे मान लो इस्तेमाल करना, यूज करना है, समंदर में पानी तो बहुत भरा पड़ा है, यूज मुझे थोड़ा नहाने के लिए करना है, तो मैं एक बाल्टी भरूंगा, लेकर आऊंगा, स्टोर कर लिया, है ना, तो उसकी जितनी बाल्टी कैपेसिटी उतना स्टोर कर लेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसर। अगर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें कहीं स्टोर करना है तो वो डिवाइस लगी सेल जैसी पंखे के ऊपर, कंडेंसर बोलते हैं। माने अगर वो कंडेंसर ना लगा हो, लाइट जो आती है इलेक्ट्रिकल वायर पावर सप्लाई से, उसको चलाने के लिए मान लिया मैंने 10 जूल की जरूरत है, तब ये घूमेगा। लाइट जो आ रही वो तो दे रही 7 ही जूल, 7 जूल, तो क्या ये चलेगा, तो कुछ तो और एनर्जी मिले, तो वो जो उसके अंदर डबिया सी लगी, कंडेंसर कैपेसिटर बोलते, वो जो लगा वो ऑलरेडी चार्ज रहता है, वो चार्ज है, उसके पास मान लो 5 जूल एनर्जी है, चाहिए तुम्हें कितनी थी, 10 जूल रोटेट कराने के लिए, तुम्हारे पास टोटल कितनी हो रही है, 7 वो 5 इसमें, तो टोटल कितनी, 12, तो घुमा देगा ना। अब अगर घूम गया चलने लगा, अब आप निकाल के फेंक भी दो तब भी चलता रहेगा वो, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कहते हैं जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक। अब हमने कहा कि एक चार्ज ये है, इसको कहते हैं सोर्स चार्ज, क्या बोलेंगे, इसका अपना फील्ड है, इसके अराउंड में एक ऐसा जोन, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज एंटर कर जाए, क्या कर जाए, मान लो कि एक चार्ज बहुत छोटा है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है स्मॉल एंड पॉजिटिव, दो चीजें। इस अच्छा मान लो ये स्मॉल ना होता, यार इसका फील्ड है तो बड़ा होता, ये अपने फील्ड इसके फील्ड को कैंसिल करता ना, इसलिए कैसा लिया जाता है, छोटा सा। अच्छा इस जोन के बाहर है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, जैसे ही इस जोन में ये एंटर कर जाता तो एक फोर्स लगने लगता है, यहां एंटर करता है एक फोर्स, या चारों तरफ मैंने देखा इसका एक जोन बना दिया जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज एंटर करे
तो उस पर एक फोर्स लग जाए, देन दिस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाता है बेटा? दिस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द एरिया अराउंड अ सोर्स चार्ज in which another test charge is placed, then it experience an electrostatic force। क्या? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है, ये एरिया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। समझ आ गई बात? लिख लो जरा एक लाइन। द फील्ड अराउंड द सोर्स चार्ज, द फील्ड अराउंड द सोर्स चार्ज, द फील्ड अराउंड द सोर्स चार्ज, field around a source charge in which another test charge is placed, 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 then it experience, then it experience, it experience क्या? An electrostatic force, an electrostatic force, it experience an electro। काय रात भर जगे हो का? तो हाँ तो रही हल्की नींद सी लगी तुम कि मनन की है? आंखें कैसे बन गई थी? अरे हम जगते रात भर, हमारे यहाँ लाइट नहीं आती है। 3 बजे लाइट आई, तब तक बच्चों को लेके खिला रहे छत पे, लाइट ही नहीं दे रहे वहां। हो गया। फील्ड वो समझ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा इंटेंसिटी क्या होती? उसमें जो टेस्ट चार्ज देखा, टेस्ट चार्ज में दो बातें समझ लो। एक तो स्मॉल क्यों लेते? अगर मैं बड़ा लूंगा तो इसका अपना फील्ड उसके फील्ड को क्या करेगा? डैमेज करेगा। इसलिए हम लोग कैसा लेंगे? छोटा। दूसरा पॉजिटिव क्यों लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिपल्शन। जो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी का, वो रिपल। अट्रैक्शन क्यों नहीं है? अरे भाई एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, चार्ज और अनचार्ज के बीच अट्रैक्शन हो सकता कि नहीं? क्योंकि भैया इंडक्शन से ये माइनस पैदा कर देगा या ये प्लस कर देगा, तो अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो न्यूट्रल और इसमें भी हो सकता है, जबकि रिपल्शन हमेशा दो चार्ज बॉडी में ही होगा। इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? रिपल्शन, नॉट अट्रैक्शन। इसीलिए ये पॉजिटिव लिया जाता। ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? मान लो कि सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर ये रखा, तो इस पर क्या लगेगा? फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होगा? ये धक्का देगा होगा। ये जो लगने वाला फोर्स है और इस टेस्ट चार्ज का जो रेशियो है, वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माने इस चार्ज पर फोर्स कितना इंटेंस है, कितना ज्यादा। फील्ड स्ट्रॉन्ग तो फोर्स स्ट्रॉन्ग। तो जहां कहीं आपको फील्ड पता है, क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका हो जाएगा फोर्स। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन, न्यूटन को क्या कहते हैं? एम। क्यू को क्या कहते हैं? एटी। तो क्या बन जाएगी? एम एल टी माइनस 3 ए इनवर्स। लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये बेसिक बात लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। बस यार ये लिख दो, क्या डेफिनेशन लिखाना, वही तो है। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द टेस्ट चार्ज। हाँ लिखो, E ड्यू टू वन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो भाई क्या होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेटा एक मिनट देख लो, पॉइंट चार्ज की वजह से हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी। अरे भैया पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, कितनी है। आप कहेंगे ई इज इक्वल, हमने पढ़ा एफ अपॉन क्यू नॉट, और एफ हम सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 माने क्यू क्यू नॉट, भैया Q1 Q2, डिस्टेंस आर है तो आप लिख दोगे आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, से क्यू नॉट कैंसिल, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूटन पर कूलम। ठीक, और एक और होती है क्या, वोल्ट पर मीटर, पढ़ा है? ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा, डीवी ओवर डी आर, तो यहाँ से वोल्ट पर मीटर, है ना, चाहे न्यूटन पर कूलम कह दो, चाहे वोल्ट पर मीटर कह दो। तो वेक्टर क्वांटिटी है। जितने फोर्स के न्यूमेरिकल तुमने किए वेक्टर वाले, जो भी किए वो सारे के सारे यही है। इंटेंसिटी के भी मान लो तुमसे कह देते बताओ सेंट्रॉइड पर इंटेंसिटी क्या होगी, क्यू क्यू क्यू। आप कहते इंटेंसिटी के बारे में ये जानो, पहले लिख लो फिर एक लाइन बता दो। इंटेंसिटी के बारे में ये जानो कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है और उसके पास किसी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो प्लस वाले से होगी, आप लाइन मिलाओ, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। इस पॉइंट पर कहां होगी, पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स, कहां हो जाती, बात समझ आ गई। अगर कोई प्लस चार्ज रख दिया जाए, कहां रख दिया जाए, ये प्लस है तो फील्ड कहां हो गया, इधर। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज फील्ड में रखें, कौन सा, पॉजिटिव, तो उस पर फोर्स हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। कहां लगेगा, जहां फील्ड है वहीं फोर्स, किस पर, पॉजिटिव पर। अगर कोई नेगेटिव रख दिया होता इसके फील्ड में, तो फोर्स कहां लगता, फील्ड के ऑपोजिट। समझना ये बात, फील्ड के ऑपोजिट नेगेटिव पर, पॉजिटिव पर, फील्ड की ही डायरेक्शन में। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि बताओ इस पॉइंट पर फील्ड देख रहा, प्लस है, अवे लो, ये वाला प्लस है, इस पॉइंट पर देखना है तो प्लस वाले से अवे कर दो, ये इस वाले से अवे कर दो, तो नेट वेक्टर जीरो हो रहा है। तो जो मैंने उसके न्यूमेरिकल बताए वही इसके भी होंगे, सेम होंगे ना, चाहे हेक्सागन ले ले, कोई भी ले ले, आपको फील्ड, जहां फील्ड पता होगी वहां फोर्स निकाल लेंगे। ठीक, हाँ ये चीज ध्यान रखना। क्या करूं, अब इसके कुछ जीपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता दो। जैसे कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे पास एक्स एक्सिस पर कई सारे फोर्सेज लगे, एक्स एक्सिस पर कैसे, कई सारे फोर्सेज लगे, ये हमारा ऑरिजिन, एक चार्ज ये रखा क्यू, एक चार्ज ये रखा क्यू, और कई सारे चार्ज रखे हैं, कई सारे चार्ज रखे कहां तक, इनफाइनाइट तक रखे। इस पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी देखना हो तो आप कहेंगे इसकी वजह से, इसकी वजह से, जितने भी रखे होंगे सबकी वजह से। अच्छा सारे पॉजिटिव है तो एक का कहां फील्ड होगा, इस पॉइंट पर देखना, अबे ये हो गया, इसकी वजह से पॉजिटिव है, अबे ये, सारे यार उधर डायरेक्शन में, सारे फील्ड क्या हो जाएंगे, जुड़ जाए। ठीक, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रख दें तो इधर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लगेगा, इधर, हाँ किधर, अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसा, और फील्ड तो इधर है, नेगेटिव पर फोर्स कहां लगना चाहिए, फील्ड के ऑपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन पर इधर लगे। ये बारीकियां ध्यान रखना। अच्छा, आपने कहा चलो भाई सबकी, ये डिस्टेंस कितनी, आर, ये वाली,
है 2r। हाँ, और बताओ। ये भाई 2r कर दिया, फिर 4r कर दिया, फिर इस तरीके से बढ़ाते चले। इस पॉइंट पर फील्ड देखिए, सारे फील्ड जुड़ जाएंगे, है ना। E इज इक्वल, सभी में ये चीज कॉमन है, Q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 1/4r स्क्वायर, है ना। फिर कितना, 1/16r स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले ले, चार चार, हाँ बिल्कुल बन रहा है, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। कुछ कॉमन वॉमन ले लो, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो। हाँ, बचा कितना, 1 + 1/4 + 1/16। ये तुम्हें देखना कि ये जो बन रही है सीरीज, ये एपी है, जीपी है, या एचपी है। यही तो पूछा जा सकता है भाई, एपी जीपी। अच्छा, मैंने कहा कि आगे वाले में पीछे वाले का डिवाइड करें तो 1/4, आगे वाले में पीछे वाले का डिवाइड किया 1/4। इसका मतलब कॉमन रेशियो सभी का कैसा है, सेम। अब इनका सम जो होता है, कॉमन रेशियो का सम होता है A/1 - R। इनफाइनाइट सीरीज का सम यही तो होता है। अच्छा भाई, E इज इक्वल, मैंने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कहाँ भाग गया, क्यू कॉमन लिया तो क्यू तो होगा, हाँ, क्यू अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट में ए का मतलब पहला टर्म, इसे ए कहते, पहला टर्म, अपॉन आर का मतलब कॉमन रेशियो कितना बेटा, 1/4। अरे सॉल्व कर लो, 4 - 1 3/4, 4/3 सच है, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/। कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे तो एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन ऐसे और पूछ सकता हूँ, वाई पर भी कुछ रख दिए, एक सीरीज बन गई, वो भी जोड़ लेंगे। अगर माइनस होता तो डायरेक्शन नेट उधर जाती, अगर प्लस होता तो ये। अब आप कहते सर एक तो हम निकाल चुके, दूसरा भी निकाल लेंगे, सेम हो सकता। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो मैग्नीट्यूड ये भी नेट का सेम आएगा। दो वेक्टर कितने एंगल पर, एक ये एक ये, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है, तो नेट कितना होगा, √2 टाइम्स ऑफ समथिंग जो भी बने, वेक्टर का एडिशन आता है ना। तो एक तो ये है, एक ये, दोनों का ऐड करके लिख दो जो भी। कुछ समझ आया बेटा, बोलो, बोला करो, जो नहीं आया तो बोलो, हाँ आ गया, छाप लो। ये सीरीज वगैरह भी बनाना आना चाहिए, एपी जीपी, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है ये? अच्छा, मंगवाया था। कल से उस कमरे में बैठ लेंगे, ठीक है, उसमें नहीं गर्म आता है, जब एसी लगेगा तब इसमें बैठेंगे। रब कर दो। जितना ये पढ़ेंगे उतना आपको सारा आना चाहिए, मैं पूछूंगा अभी। और उसके बाद फिर हम लोग कोई भी अपनी बुक उठाएंगे, अगर हम 60 to 70 न्यूमेरिकल निकाल लेते तो इसका मतलब तैयारी ठीक है, यही हम 80% में तब्दील करेंगे आने वाले वक्त में। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ें तो इसको आप अच्छे से समझें, गर्दन नहीं लाना कि नहीं मुझे आ गया, नहीं आया तो मतलब नहीं आया। हो गया।
नेक्स्ट ELOF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। लिखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ELOF शॉर्ट में लिखिए इसको, ELOF। ये दो चार्जेस के बीच फोर्स क्यों लगता है और कैसे लगता है, क्यों ये धक्का दे रहे हैं, क्यों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी अभी जाने। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये महज एक कल्पना है। क्या है? ये लाइनें कभी काउंट भी नहीं की जा सकती, इतनी ढेर सारी होती, इनको काउंट करना अरबों खरबों में होती है। चलो, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव है, तो इसके अराउंड में लाइनें ये निकलेंगी, अवे अवे अवे। ये लाइनों का शेप कैसा है? स्ट्रेट। कैसा है बेटा? अच्छा, अगर माइनस होता तो आप कहते हैं माइनस डायरेक्शन कहाँ होगी इन लाइन की? टुवार्ड्स नेगेटिव, टुवार्ड्स नेगेटिव। चलो भाई, नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती, ये लाइन ही बताएंगी कि फील्ड कितना स्ट्रांग है। माने इनके बीच स्पेस कम है तो फील्ड ज्यादा, इनके बीच स्पेस अगर बढ़ता जाएगा तो फील्ड कम होता जाएगा। अच्छा, ये जो दिख रहा है कि कम स्पेस बढ़ रहा है स्पेस, इसका मतलब फील्ड तो बदल रहा है, तो ये फील्ड कहलाएगा वेरिएबल फील्ड। क्या कहलाएगा? वेरिएबल। अगर इनके बीच का स्पेस कांस्टेंट होता, गैप फिक्स्ड होता, आप कहते यूनिफॉर्म फील्ड होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म। अच्छा, ये यूनिफॉर्म पैदा किससे होता है? एक प्लेट ये ले लो, चार 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 यहां से लाइनें निकलेंगी, एक प्लेट ये ले लो, नेगेटिव 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 प्लस वाला माइनस की टर्म टर्मिनेट प्लस से निकले माइनस, तो इनके बीच का स्पेस कैसा? यूनिफॉर्म फील्ड होगा। ठीक। पॉइंट चार्ज होता तो इसके अराउंड में फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता, क्योंकि गैप इनके बीच बदल। बात समझ में? ये लाइनें कभी भी इस तरीके से जाके शार्प एज नहीं बनाएंगी। एक बात तो, ये लाइनें कभी भी एक दूसरे या लाइन पर कहीं पर भी अगर मुझे फील्ड की डायरेक्शन देखनी, तो इस पॉइंट पर अगर फील्ड देखना है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर देखना है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फील्ड बदल गया। फील्ड की डायरेक्शन या वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाए तो वेक्टर बदल जाता, कांस्टेंट नहीं रहता। एक बात समझ गए? तो यहां पर बदल गया। मान लो लाइन ये होती, इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, फील्ड की डायरेक्शन ये, फील्ड हर पॉइंट पर बदलता जा। अब हमने कहा कि दो लाइनें एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी। क्यों? अगर इस पर टेंजेंट बनाओगे तो एक फील्ड ये होगा और एक फील्ड ये होगा, जबकि एक पॉइंट पर दो फील्ड नहीं होंगे। चूंकि दो फील्ड हो सकते हैं, वेक्टर का हम लोग एक फील्ड ये है और एक ये है, इनका रिजल्टेंट जो बनेगा वो नेट ई बनेगा, इसलिए फील्ड एक ही काउंट होगा। इसलिए कह सकते टू line of force cannot intersect to each other, the electric field more than one, एक से ज्यादा किसी एक पॉइंट पर नहीं। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इनके बीच का जो गैप है, अगर ये डी सेपरेशन डी है और यहां पर हो गया d/2, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप बिटवीन द लाइंस। बेटा, अगर गैप मैंने आधा कर दिया तो फील्ड कितना होगा? डबल हो जाएगा। तो यहां पर लाइनें पास पास, फील्ड ज्यादा, गैप जैसे जैसे ही करेंगे वो हमारा डबल हो जाएगा। ठीक। अच्छा, एक चार्ज प्लस है, समझना, फिर हम देख तो लेंगे, थोड़ा बेसिक चीजें समझ लें इसकी।
बेस मजबूत होगा तो कोई भी क्वेश्चन, आईआईटी वाईआईटी कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब सिंगल चार्ज हो। मान लो कि एक चार्ज ये पॉजिटिव और एक चार्ज ये नेगेटिव। हम कहेंगे कि पॉजिटिव से टर्मिनेट होंगी और पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होंगी, तो टर्मिनेट कहाँ होंगी? लो भाई साहब, ये 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 अगर इक्वल चार्ज हैं, कैसे चार्ज हैं, तो 1 करोड़ यहां से निकलेंगी तो 1 करोड़ यहां टर्मिनेट होंगी, इक्वल। बात समझना पहले। नंबर ऑफ लाइंस, लाइनों की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा, नंबर ऑफ लाइंस उतनी ज्यादा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? जितना चार्ज ज्यादा उतनी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल पॉजिटिव से निकली कहां, अब ये कैसा पाथ बनाती कर, तो मोस्टली शेप ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यू कैन से द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मस्ट बी कर्व। कैसी होती है? कर्व। चलो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बड़ा अच्छी है, जितनी यहां से निकलेंगी उतनी यहां टर्मिनेट होगी। निकल नहीं 1 अरब, टर्मिनेट 1 अरब थोड़ी हुई, कुछ इधर सी जाएंगी, कुछ ऐसी जाएंगी, कुछ इधर भाग जाएंगी, कुछ इधर भाग जाएंगी, माने इस तरीके। सब थोड़ी इधर मिलेगी जाकर, जो मिल, हाँ, जितनी इधर से इधर जा रही है वो सारी सारी यहाँ टर्मिनेट। अच्छा, अब सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है, ये जो लाइन कितने एंगल पर जाती हैं, ये लाइन क्या उसी एंगल पर मिलती हैं? बड़ा अच्छा पॉइंट है, तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्या ये एंगल सेम होगा? आप कहेंगे अगर सर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा, सेम एंगल पर जाएंगे। आप इस वाली की देख लें, जितने एंगल पर होगी उस वाली वो भी उतने एंगल पर जाएगी। अच्छा, वो कहता मैग्नीट्यूड अलग अलग कर दें, एक Q1 और एक -Q2। अब एंगल बताएं, ये जो जाती है ये इधर से जाती है और ये इधर से जाती है, 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 कुल मिला के ये जाती है। आप कहेंगे अब एंगल सेम नहीं होगा, जी, एक लाइन को ले लेंगे, एक लाइन। आप कहें अच्छा एंगल ज्यादा किसका होगा, अगर मान लो Q1 ज्यादा है और Q2 कम है। ये सब बेटा क्वेश्चन ही बन रहे तुम्हारे। Q1 ज्यादा और Q2 कैसा है, कम। तो आप कहेंगे एंगल कौन सा ज्यादा होगा, है? अरे Q1 ज्यादा है वो Q2 कम है, तो एंगल किसके ज्यादा बनाएगी? है? है? आओ एक रिलेशन बता दें, एंगल जो भी है sin α/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गए? ये अल्फा अगर मान लिया है तुमने तो ये होगा Q2, माने एंगल उसका ज्यादा होगा जिसका चार्ज कम होगा। समझ गए? एंगल अब हमने कहा चार्ज किसका कम होगा, तो एंगल यहां ज्यादा बनेगा और यहां कम होगा। दोनों की बात करते हैं, मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आप लिखेंगे sin α/2 अपॉन sin β/2 इक्वल, ये क्या बनेगा Q1 अपॉन, एक रिलेशन हम बना सकते हैं। अरे इनवर्सली था भाई, ये इधर था तो ऊपर जाएगा। लो भाई, एंगल भी निकालना आ जाएगा। ठीक, बोलो। ये क्वेश्चन एक आया है कि मेटल का कोई स्फीयर काहे का है, लाइन जो जाती है, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई और ये यूनिफॉर्म में रखा, फिर ये निकल गई, ये निकल गई और ये निकल, ये लाइन मेटल के अंदर तो हो नहीं सकती, मैंने बता दिया कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई नहीं, तो भैया होगा नहीं तो ठीक।
अच्छा, एक तो उसने ये फिगर बनाया, दूसरा उसने ये कह दिया। क्या ये हो सकता है? तीसरा ये कह दिया उसने। ये और चौथा और एक आध बना दिया। तो लाइन कभी भी मेटल के अंदर नहीं होंगी, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा, लाइन मेटल के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर एंटर या एग्जिट करेगी, तो ये भी नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, ऐसे ही जाना चाहिए। ये वाला होगा। देखो है परपेंडिकुलर निकल गई, फिर बात भी हो रही है। परपेंडिकुलर निकल गई, बात भी हो रही है। समझ आ गई बात? बोलो बोलो। तो हमेशा ये कभी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द मेटल एंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मेटल। हमेशा परपेंडिकुलर। चलो लिख लो पहले, अब कुछ बातें हैं। हाँ, क्या लिखा था? हाँ, द इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल लाइन, द इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल लाइन, द इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकल लाइंस। समझ गए? इमेजिनरी है, रियल नहीं है। हाइपोथेटिकल लाइंस, द इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल इन विच अ टेस्ट चार्ज, छोटा है स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज, इन विच द टेस्ट चार्ज विल मूव, विल मूव, और और द फ्री चार्ज विल मूव। फ्री चार्ज कोई छोड़ दिया जाए फील्ड में, है ना, वो जो मूव कर जाए, वो जो पाथ बना जाए, विल मूव इज कॉल्ड ELOF। ELOF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विल मूव। माने किसी फील्ड में छोटे से चार्ज को छोड़ दो, वो जो इस पाथ पर चल जाए, वही जो रास्ता बनाए, वो क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हाँ, क्या लिखा था? प्रॉपर्टी ऑफ ELOF, हेडिंग डालो जरा, प्रॉपर्टी ऑफ ELOF। प्रॉपर्टी ऑफ ELOF। नंबर वन, ये याद रखना, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, प्रॉपर्टी ऑफ नंबर, हाँ, लिखना विखना कुछ नहीं, प्लस बनाओ, अवे दिखा दो। चाहो तो लिख लो, या तो कोई जरूरत है माइनस बनाइए, तो आर्ट्स दिखा दीजिए। और स्टेट दिखाना है ना, अलग अलग है, चार्ट पास पास नहीं रखे हैं। नंबर नेक्स्ट, इट ऑरिजिनेट, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टुवर्ड्स नेगेटिव। It originates from positive and terminate।
सही है ना? हाँ, इक्वल चार्ज है तो नंबर ऑफ लाइन दोनों की कैसी निकलेंगी? सेम है। ये भी एक लाइन यहाँ होगी। नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट विल बी सेम। इसी में और लिख लो, अल्फा इज इक्वल बीटा। अल्फा एक ही लाइन लेना, दूसरी पे ना आ जाना। मैग्नीट्यूड सेम है तो अल्फा इज इक्वल बीटा। दूसरा पॉइंट लिख लो, एक को Q1 कह दो और एक को Q2 कह दो। Q1 कह दो, Q2 कह दो। ये और ज्यादा दिखा दो, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। Q1 कैसा बेटा? ग्रेटर देन, तो आप कहेंगे Q1 ग्रेटर देन है, तो नंबर ऑफ लाइन किसकी ज्यादा होगी? हम्म, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। एक लाइन अभी लिखवा दे रहे हम। इसमें कौन ज्यादा होगा अल्फा बीटा में? कौन ज्यादा होगा? भैया यहाँ पर मैंने क्या कहा, Q1 ज्यादा है तो एंगल किसका ज्यादा होगा? बीटा। Q1 इज ग्रेटर देन Q2, इसलिए बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ये भी तुम्हारा पॉइंट इसी में हो गया। ठीक, ये रिलेशन भी हो गया, अंडर रूट है। हाँ बोलो बोलो, तुम कुछ देख रही। अल्फा बाई टू प्रोपोर्शनल। हाँ, अच्छा, ये एक मिनट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये चीज बढ़ाओगी ये कम होगी, तो जब ये चीज Q1 बढ़ेगा तो अल्फा इसका कम नहीं होगा? ये ये इसलिए मैंने लिखा Q2, क्योंकि यहाँ वाला अल्फा है तो चार्ज उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल दूसरे वाले का लेंगे, इसलिए मैंने Q2 लिखा। अगर मैं बीटा लिखना चाहूं तो चार्ज ये लिखूंगा। बात समझ रहे? यहाँ Q2 का मतलब ये, आप चाहो तो लो ऐसा लिख लो, ऐसा। अब इस साइड में लिखना पड़ेगा, क्यों, ये कौन सा है? अपोजिट साइड वाला। इसका अल्फा इसके चार से रिलेट करता है, बस ऐसा मानो। अब ये ज्यादा तो ये तो कम होगा, अब ये ज्यादा तो जाहिर सी बात ये वाला एंगल तो कम होगा ही होगा। बोलो बोलो बोलो। कंफ्यूज हो? मैंने कहा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? क्यू। क्यू का मतलब जिसका क्यू ज्यादा उसका एंगल कम। क्यू इसका ज्यादा एंगल इसका कम, खत्म खेल। ये जो अल्फा है, मैंने क्या कहा, ये वाला अल्फा इसके इनवर्सली है। नहीं, पहले तो इसने ये पहले इसको तो मैं अपनी भाषा में बता दूं कि ये जो अल्फा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। अब अल्फा ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका एंगल कम, रेसिप्रोकल है, बस ये कह दो। आप अगर अल्फा ना लिखना चाहें तो आप थीटा लिख दो, लो भाई, बस। हाँ, इसका ज्यादा मैग्नीट्यूड ना, बस यही तो गड़बड़ है। हाँ, पहले हमारी बात समझो, ये जो थीटा मान लो, दोनों में से कोई थीटा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, समझना पहले।
तो अब आप कहेंगे जिसका चार्ज ज्यादा उसका एंगल कम। अब दोनों में से कोई भी देख लो, जिसका चार्ज ज्यादा एंगल इसका कम। अब ये चार्ज ज्यादा था तो एंगल इसका कम, अगर ये चार्ज ज्यादा होता तो इसका एंगल कम हो जाता। बस आप ये देखो कि जो ये एंगल बनाता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जनरली थीटा मान लो आप, और उसको मान लो आप क्यू। क्यू जिसका ज्यादा थीटा उसका कम, बस ऐसा है, इनवर्सली रेसिप्रोकल। बात समझ रही हो? फिर भी कंफ्यूज हो रुक जाना भी, ठीक है। हाँ, हो गया। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ ई एल ओ एफ, ऐसा शॉर्ट, नंबर ऑफ ई एल ओ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा एक मिनट देख लो, एक Q1 है, दूसरा किसका है? डबल है ना। अगर इधर लाइन 100 निकल रही होंगी तो इधर कितनी होना चाहिए? प्रोपोर्शनल है, 200 होगा कि नहीं? ये बात समझ आ गई? तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना चार्ज ज्यादा लोगे लाइन से उतनी ज्यादा, यानी फील्ड उतना ज्यादा होगा। जहां लाइनें ज्यादा वहां फील्ड ज्यादा। चलो अगला देखो, प्लस वाले का और देख लो जरा। एक मैंने लिया प्लस चार्ज क्यू और एक लिया प्लस चार्ज, लाइन एक दूसरे को काटती नहीं, ये लाइनें बढ़ रही दोनों से, काटना है नहीं तो यही तो मुड़ जाएंगे, काटना है नहीं तो यही तो मुड़ जाएंगे, ये कहीं काटेंगे नहीं, ये मुड़। इसी तरीके से इस साइड एक दिखा दो, इस साइड दिखा दो, और दिखा सकते हो, और दिखा सकते हो, और दिखा सकते हो, और दिखा, तो लाइनें काटना नहीं है तो ये बोल। अच्छा ये रिपल्शन क्यों होता है? जैसे वायर ले लो फ्लेक्सिबल, अब ये हमेशा लाइन के अकॉर्डिंग ये क्या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। माने ये अगर इसको नीचे दबाएंगे तो ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। ये दोनों लाइन को अगर हम अंदर दबाएं, मान लो कि हमारे पास फ्लेक्सिबल वायर है, जब ये करेंगे तो वायर इसको इधर खींचेंगे ना, तो प्लस वाले एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, इन्हीं लाइंस की वजह से। क्योंकि ये एक दूसरे टकराना चाहती नहीं है, और जब टकराना नहीं चाहती ये एक्सपेंड कर जाती तो ये दूर भगाती, तो वहां पर अट्रैक्शन में क्या होता था? ये अपनी ओर जो लाइनें हैं अपनी लेंथ के अलोंग क्या करती हैं? अट्रैक्ट खींचती हैं, खिंचाव, जैसे स्ट्रिंग में छोड़ दो तो क्या एक तनाव लगता है, तो जब वो ऐसा कर बनाती वो खींचेंगी, अपने आप को खींचेंगी, तो ये दोनों कहाँ आएंगे? पास। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन इन्हीं लाइंस की वजह से लगती है। बना लो। और भी चार जगह इनके बीच लाइन कैसी बनेगी? इन दो के बीच देखोगे, इन दो के बीच देखोगे हिट जाएंगे, इन दो के बीच देखोगे। यही शेप तो बन जाएगा। मान लो ये प्लस होता तो लाइन यहाँ से निकलती जाए, यहाँ से निकलती जाए, यही तो करती है। तीन चार्ज मैं रख दूंगी, एक, दो, तीन, इक्विलेटरल एंगल पर, तो क्या होगा? यही तो बनेगा बेटा। अब थोड़ा गंदा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल समझ लेना।
तो ऐसे बना सकते हैं ना, ये लाइनों की शेप बन जाते हैं। गैप सभी में सेम है। हाँ, ये कैसा फील्ड होगा? यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक। गैप अगर सेम नहीं होता, ये कैसा होता? नॉन यूनिफॉर्म, है ना, गैप सेम नहीं है। अच्छा, बताओ जरा, तुम बताओ, क्या नाम बताया बेटा? पलक। पलक बताएगी। ये गैप तो सभी में सेम है। फील्ड कैसा होगा? है, बोलो। हाँ, तेज बोलो यार, हम हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है तो वेक्टर बदलता है कि नहीं बदलता है? तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो यूनिफॉर्म तो हुआ नहीं। हम्म? आप कहेंगे ई, मैग्नीट्यूड कैसा होगा इसका? लाइन के बीच गैप सेम है, मैग्नीट्यूड होगा कांस्टेंट, माने यूनिफॉर्म, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। हेलो, अब नेट वेक्टर क्या होगा? चेंज, यूनिफॉर्म नहीं रहा, ठीक। हाँ, बनाते चलो। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। लाइंस का कोई क्वेश्चन आज छूटना नहीं चाहिए बस, ठीक है, हर टाइप के लगभग हम बता दे रहे हैं इसमें। हाँ, क्या लिखा था नेक्स्ट क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप बिटवीन द लाइंस या स्पेसिंग बिटवीन द लाइन, गैप बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच के गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, एक बात बताओ, फील्ड कहाँ ज्यादा होगा? बी पर, आप कहेंगे बी पर ज्यादा होगा। अच्छा, फील्ड होगा कितना? इधर अगर ई है इस पॉइंट पर तो बी पर कितना होगा? ए का हाफ। इंपॉर्टेंट हो गया ये तो। गैप कैसा है इसका? थोड़ा गंदा फिगर बने, सही बना लेना आप। लाइन के बीच के गैप के जहां लाइन के बीच का गैप कम, वहां फील्ड ज्यादा। यहाँ कम था, यहाँ फील्ड ज्यादा, यहाँ ज्यादा। अब यहाँ गैप आधा हो गया तो फील्ड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर डबल हो जाएगा वो। ठीक, ये बात समझी नहीं समझी? बोलो बोलो। यहाँ पर नीचे, चाहे ये गैप ले लो चाहे ये, दोनों बराबर है। इनके बीच ये तो यूनिफॉर्म हो रहा है ना यहाँ के बाद। आप कहेंगे सर इस पॉइंट पर या इस पॉइंट या कहीं पर भी पॉइंट बना दो, तो आप कहेंगे डिस्टेंस लाइन के बीच आधी हो रही है तो फील्ड तो डबल हो ही रहा है। हाँ। अच्छा, मैं हाफ कर दिया, तो ये बात हमारी गलती है, ये हमसे बोल दो डबल हो रहा है। ना 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 ना, ये डी,
लाइन के बीच का गैप है और वो Q से R डिस्टेंस पर फील्ड था, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। दोनों में अंतर है। हाँ, हेलो, नमस्कार बाबू, आ जाओ। आ, आ जाओ। हाँ, रब कर दो। समझ गए, ये गैप वो डी नहीं है, ये डी अलग है, लाइन के बीच का गैप। चलो अगला देखते हैं। ELOF does not exist inside the metal. ELOF does not exist inside the metal. Does not exist inside the metal. ELOF does not exist inside the metal. मेटल के अंदर कभी भी है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मेटल। एंड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मेटल। एंड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मेटल। ये बात अच्छे समझ गए होंगे, बना लो एक स्फीयर, एक मेटल का स्फीयर। बस याद ये रखना, ये आएगा, ये बहुत बारीकी है, ये आएगा और ये परपेंडिकुलर करना सरफेस पर, बस। ये अंदर एडजस्ट नहीं करती, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगला पॉइंट, कैन नॉट इंटरसेक्ट। कैन नॉट इंटरसेक्ट। कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज एक पॉइंट पर दो फील्ड नहीं हो सकते। कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज एक सिंगल पॉइंट पर दो फील्ड नहीं हो सकते। ठीक, कैन नॉट इंटरसेक्ट। अच्छा, कैन ELOF कैन नॉट बी इन शार्प एज। शार्प एज कभी भी नहीं होंगे, जो भी पॉइंट हो आपका। कैन नॉट बी शार्प एज, शार्प एज नहीं रखती। कैन नॉट बी क्लोज लूप। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो है कभी भी क्लोज लूप में नहीं होंगी, लेकिन होती भी है? ये कब? कंजर्वेटिव फील्ड पढ़ा अभी हम लोगों ने, चार्ज की वजह एक फील्ड और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, जहां मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर जाए वहां एक फील्ड आता है जिसे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, उसकी वजह से क्लोज्ड लूप हो सकती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे कहे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से क्या लूप हो सकती है, आप कहे यस। ठीक, समझना ये चीज। वैसे तो मोस्टली क्लोज लूप ही, क्लोज लूप नहीं होती है, आप जो कंजर्वेटिव ही हमारे में। कभी नॉन कंजर्वेटिव वर्ड अगर बोल दे, टाइम टाइम वेरिंग फील्ड की बात कर दे, तब हम यहां पर देखते हैं। कैन नॉट बी, ये बात समझ आ गई, ये पॉइंट समझ आ गए? बोलो। कल इलेक्ट्रिक फील्ड की चीजें हम लोग ये पढ़ेंगे, देखो जरा। वायर फाइनाइट की वजह से फील्ड, इस वायर फाइनाइट को मैंने ट्रेंगल बना दिया, इक्विलेटरल कोई भी ट्रेंगल, तब उस सेंट्रॉइड पर फील्ड। स्क्वायर वायर को चार्ज वायर है, स्क्वायर में क्या फील्ड होगा, है ना। इनफाइनाइट लेंथ कर दी, दो वायर ये जा रहा है बीच में, बताओ कुल मिला के वायर से रिलेटेड जो भी स्ट्रेट वायर पढ़ेंगे, फिर हम लोग कर्व वायर पढ़ेंगे, उसकी वजह से फील्ड पढ़ेंगे, तो फील्ड अभी एक दो दिन चल जाएगा। ठीक, आज इतनी रहने, इसे रिवाइज जरूर करना, और जहां अभी दिक्कत लगे तो वो अभी में से पूछ लो, जिसे जहां कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही हो। बोलो।